अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद खबर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नंबर 2 की जंग जनाब इस वक्त बहुत ही जोर पकड़ गई है और इस नंबर 2 की जंग के लिए हुआ है एक मुकाबला। और मुकाबला आपको पता है किस चीज़ का हुआ है? नंगी गालियों का, माँ भैन दियाँ गालां का। और इस गालियों का जो मुकाबला है, इसके अंदर यकीनी तौर पर अगर ये मुकाबला हुआ है तो 2-3 शख्सियात के दरमियान होगा। और ये जो 2-3 शख्सियात हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और ये 2-3 शख्सियात जो हैं ये इमरान खान साहब के बाद, इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में या इमरान खान साहब की नाअहली की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को संभालने के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा तगोदो कर रहे हैं। और इमरान खान प्लीजिंग मिशन इस वक्त इनका मद्देनज़र है। और इस जो ऑब्जेक्टिव है इसके हसूल के लिए वो हर एक एक्सटेंट तक जा सकते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कोणियाँ मार के ठिबियाँ मार के एक दूसरे को डगाना, ये वाली दौड़ है जो इस वक्त शुरू हो चुकी है। और इस दौड़ का एक अल्टीमेट नतीजा ये निकला है कि नंगी गालियाँ शुरू हो गई हैं देना, नंगी। और ये जो नंगी गालियों की एक ऑडियो जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये जो गालियों का मुकाबला है ये किस के दरमियान हुआ है और ये गालियों का जो मुकाबला है ये जीता किसने है। और आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो दौड़ शुरू हो गई है नंबर 2 के लिए, इस नंबर 2 की दौड़ के अंदर कौन किसके मद्दे मुकाबल आ गया है और किसने किसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सवाल उठाए हैं। और इस वैलिड क्वेश्चन का यकीनी तौर पर जवाब भी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब अर्ज़ है, ये कहानी है तो पुरानी, क्योंकि इस नंबर 2 की लड़ाई के अंदर बहुत सारे किरदार थे। लेकिन रिसेंटली जो एक डेवलपमेंट हुई है उस डेवलपमेंट ने नंबर 2 की इस दौड़ की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। क्योंकि इस दौड़ का जो इंकशाफ है वो बुनियादी तौर पर आया है चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ कर दिया था कि इमरान खान साहब की तरफ से ऑफ़र की गई है कि जनाब तुसी साडी पार्टी च आ जाओ और पार्टी सदारत का ओहदा हम आपके हवाले कर देंगे। और उसके बाद ये जब बात सामने आई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये इंकशाफ सामने आया कि जनाब मुझे पार्टी सदर का ओहदा मिल रहा है, तो फिर बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए। ख़ासतौर पर वो तमाम लोग जो ये चाहते थे कि जनाब इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी के अंदर या उनकी नाअहली की सूरत में या उनके जेल जाने की सूरत में ये मौका हमें मिलना चाहिए। और हम इतने अरसे से जनाब अपनी ज़ुबान को गंदा कर रहे हैं, अपने मुखालिफिन को बुरा भला कहते हुए, जिसमें परवेज़ खटक साहब शामिल हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, जिसमें असद उमर साहब शामिल हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल हैं। ये तमाम लोग अगर मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी के अंदर इमरान खान साहब किसी ऐसे शख्स को जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट बना दें तो फिर यकीनी तौर पर सवाल उठाएंगे। और वो जो शख्स और उसके बारे में ये राय आए कि जनाब ये जो है इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हैं और इमरान खान साहब की नाअहली की सूरत में पार्टी की क़यादत अगर एक ऐसे बंदे के पास आ जाए जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझी जाती है तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। अब ये जो ताज़ा तरीन जो मामला आया जिसका मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया है, इसका आगाज़ भी इसी वजह से होता है कि जिस वक्त ये असम्बलियों की तहलील का मामला चल रहा था और ख़ास तौर पर जब पंजाब असम्बली के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया तो उसके बाद इमरान खान साहब की यकीनी तौर पर यह ख्वाहिश थी कि असम्बली को फौरी तौर पर डिज़ोल्व कर दिया जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ये समझती थी कि जनाब अगर हमने पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया तो फिर अल्टीमेटली हमें खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को भी जो है वो उसको डिज़ोल्व करना पड़ेगा। और उनका ये मानना था कि जनाब ये वाली सिचुएशन हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी और इसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत यानी परवेज़ खटक साहब मुसलसल इस बात के लिए इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश करते रहे कि जनाब अपने लिए एक महफूज ठिकाने को बरकरार रखें, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील ना करें। क्योंकि अगर आपके ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है, आपको गिरफ्तार करने की कोशिश होती है या इस तरह के कोई और नए मुकदमात आपके ऊपर बन जाते हैं तो आपके पास एक सेफ़ हेवन होनी चाहिए, आपके पास एक महफूज मुकाम होना चाहिए जहाँ पर आप मुंतकिल हो जाएं और फिर वो कहते पंजाबी कहते हैं ताड़ी आवाज़ ना कोई तक सके, इस किस्म की एक सिचुएशन डेवलप होनी चाहिए। और जो उनकी ये बात थी उसको इमरान खान साहब ने किसी मौके पर वज़न भी दिया। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि एक करैक्टर की इस सिचुएशन के अंदर होती है एंट्री और वो शख्सियत हैं फवाद चौधरी साहब। जब फवाद चौधरी साहब के सामने ये बात आती है तो उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि नहीं जनाब ऐसे नहीं हो सकता, अगर पंजाब असम्बली टूटेगी तो फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी टूटेगी, क्योंकि इसकी ना टूटने की वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा
सवालात उठाए जाएंगे। और फिर इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब के इस मौक़िफ़ की तायीद कर दी और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्म जारी कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को भी डिज़ोल्व कर दिया जाए। जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है, जिसमें असद कैसर साहब शामिल हैं, जिसमें परवेज़ खटक साहब शामिल हैं, जिसमें महमूद खान साहब शामिल हैं, जिसमें शहराम तरक़ई शामिल हैं, जिसके अंदर आतिफ खान शामिल हैं, ये वो तमाम सरकर्दा अफराद हैं जिन्होंने इस बात पर शदीद तरीन एतराज़ात किए और फवाद चौधरी साहब को टारगेट पर रख लिया। और उनका ये मानना था कि जनाब ये फवाद चौधरी साहब जो हैं ये किसी एक ऐसे एजेंडे पर अमल दरामद कर रहे हैं जिस पर अगर इमरान खान साहब ने आंखें और कान बंद करते हुए, अंधा एतमाद करते हुए इनके कहे हुए रास्ते पर चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब को उंगली पकड़ के उनको एक ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा कर देंगे जहां से उनकी वापसी जो है वो मुमकिन नहीं होगी। लिहाजा अब फवाद चौधरी साहब के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जो जज्बात हैं वो डेवलप हो गए। और एक जो है खैबर पख्तूनख्वा के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्माइल खान साहब, उन्होंने भी इस बात का इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो फवाद चौधरी साहब को बिल्कुल भी जो है वो दुरुस्त नहीं समझ रही और वो इमरान खान साहब से नाला हैं इस वजह से कि फवाद चौधरी साहब की कही गई हर एक बात पर वो आंखें बंद करके अमल दरामद करते हैं। और अमलन इस वक्त पार्टी को अगर कोई बंदा चला रहा है तो वो असद उमर या परवेज़ खटक या खुद इवन इमरान खान नहीं है बल्कि फवाद चौधरी साहब हैं। अभी जो रिसेंटली ऐलान आया है इमरान खान साहब की तरफ से कि जनाब मैं फरवरी के पहले हफ्ते में मुकम्मल फिट हो जाऊंगा और दोबारा सड़कों पर आ जाऊंगा, और सड़कों पर आने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर जलसे जुलूस लॉन्ग मार्चेस टाइप जो उनका एजेंडा है उस पर अमल दरामद करेंगे। तो इस्माइल खान साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि जो KPK की लीडरशिप थी उसने जब इमरान खान साहब को इस बारे में आगाह किया कि जनाब आप अपने लिए एक महफूज ठिकाना बरकरार रखें और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को डिज़ोल्व ना करें, तो इमरान खान साहब ने जब उनकी बात को मानने से इनकार किया तो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत की तरफ से इमरान खान साहब के सामने एक मंजरनामा रखा गया जिसके अंदर उनको ये कहा गया कि इस वक्त जो सूबाई तंजीम है वो चूँकि तमाम के तमाम जो उनके सरकर्दा अफराद थे वो कैबिनेट के मेंबर्स थे और कैबिनेट में के मेंबर्स होने की वजह से उनके अपने लोगों के साथ, अपने हलकों के साथ, निचली सतह के ऊपर जो जनरल पब्लिक है उनके साथ उनके रवाबत जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं। और बहुत सारे हलके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के जो जायज़ काम हैं वो भी नहीं करा सके, और इसके बावजूद भी जो लोग हैं उनको इमरान खान साहब की ये जो आतिश शौक़ है इसको सेटिस्फाई करने के लिए लोगों को बहुत बड़ी तादाद के अंदर जलसे जुलूसें, लॉन्ग मार्च, लाठीचार्ज, आंसू गैस, ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। और अब लोग जो हैं यानी पार्टी वर्कर जो हैं वो खासे थक गए हैं और एक मरतबा फिर अगर उनको सड़कों पर निकालना है तो उनके लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन होना ज़रूरी है। और मोटिवेशन सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त इस सूरत हाल में हो सकती थी जब आपके पास इक़्तिदार हो, आप लोगों के कुछ काम कर सकें, जो गिले शिकवे हैं वो दूर कर सकें। लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई और उससे पहले ही ये सारे का सारा जो काम है वो मलियामेट हो गया, तलपट हो गया। और उसके बाद अब अगर हम इलेक्शंस में जाएंगे तो तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मौजूद होंगी और लोगों को निकालना, लोगों को लेके आना जलसों जुलूसों में, ख़ासतौर पर पोलिंग डे के लिए हमारे पास जो इंतज़ामात हैं वो नहीं हो पाएंगे। और इस एक वजह को, इस दलील को फवाद चौधरी साहब ने अपनी एक जो है 2 मिनट की तकरीर के अंदर उन्होंने रद्द कर दिया और इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब की इस सिचुएशन पर हाँ में हाँ मिलाई, जिसके बाद ये सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। और उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है उसने फवाद चौधरी साहब को कर लिया है अब टारगेट। और फवाद चौधरी साहब के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जज्बात जो हैं वो पाए जाते हैं और उनकी जो लीडरशिप है वो इस वक्त फवाद चौधरी साहब को जैसे कहते हैं ना, एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस सिचुएशन में एक ऑडियो है जो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर और वो ऑडियो है फवाद चौधरी साहब की। और उस ऑडियो के अंदर फवाद चौधरी साहब जिसे हम कहते हैं ना नंगी बरहना गालियां दे रहे, नंगी गालियां। और वो अपने जो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे उनके जो यूट्यूबर्स हैं, जो एंकर पर्सन्स हैं और इस तरह के जो PTI की बीट करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो उसमें शामिल हैं।
اور اس آڈیو کے اندر وہ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں، مطلب ان کو غصہ اس وقت ہے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی، یعنی سکندر سلطان راجہ صاحب کے اوپر بھی، کیونکہ سکندر سلطان راجہ صاحب بار بار ان کے جو ہیں وہ جو ہے توہین الیکشن کمیشن کے کیس کے اندر وہ ان کو کسی طرح کی روح رعایت دینے کے لیے وہ جو ہیں ان میں وہ جو ان کو بالکل بھی گنجائش دینے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتے، اور بار بار اس بات کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ جناب اس کے خلاف ہم ہر صورت میں کارروائی کریں گے۔ آلدو فواد چودھری صاحب مختلف عدالتوں میں بھی گئے ہیں اور انہوں نے وہاں سے ریلیف بھی لیا ہے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اپنی کارروائی کو بند نہیں کیا، بلکہ اب تو انہوں نے فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے توہین الیکشن کمیشن کے اوپر۔ جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو فواد چودھری صاحب نے وہ جو واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، اس واٹس ایپ گروپ کے اندر وہ ایک گالیوں بھرا ایک پیغام دیتے ہیں اپنا، جو ان کے حلقہ احباب کے اندر جو جرنلسٹ موجود ہیں، یوٹیوبرز موجود ہیں، اینکر پرسنز موجود ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے نہایت ہی نازیبا اور جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں بیہودہ وہ زبان استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے جو اینکرز اور یوٹیوبرز ہیں ان سے یہ کہتے ہیں، یار ایدے خلاف تے کوئی سٹوری کڈو، اس کے اوپر تو کوئی سٹوری کرو، اس نے تو ہمارے ناک میں دم کیا۔ وہ جو الفاظ وہ ادا کر انہوں نے کیے ہیں، وہ اگر میں یہاں پہ چلاؤں گا تو شروع سے لے کر اینڈ تک صرف بیپ ہی آئے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہر ایک لفظ کے اندر کم از کم 2-3 مرتبہ جو ہے وہ نازیبا زبان، ننگی گالیاں استعمال کی ہیں، تو وہ یقینی طور پر چلانا جو ہے وہ ایتھکس کے خلاف ہے۔ لیکن یہ چیز ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ سٹوری کی جائے، ان کو بیش کیا جائے، ان کی ٹرولنگ کی جائے، اور اس کے بعد پھر یہ والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک جانب اقتدار کی لڑائی شروع ہوئی ہے، ایک جانب اس بات کا خوف لاحق ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب اگر صدر بن جائیں گے تو پھر یہ نمبر 2 والا کام جو ہے وہ تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اسی وجہ سے وہ کبھی خیبر پختونخوا کی قیادت کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن پر گالیاں برسا کر عمران خان صاحب کی نظر میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی مزید مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ ابھی ریسنٹلی چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کر دیا ایک چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے، ایکسپریس نیوز کا جو پروگرام تھا #سیاست، اس کے اندر انہوں نے تو اس بات کا اظہار بھی کر دیا، بلکہ انہوں نے چودھری پرویز الہی کو جھوٹا بھی قرار دے دیا، یہ کہتے ہوئے کہ عمران خان نے جو ہے ان کو کسی طرح کی کوئی صدارت کی نہ ہم نے کوئی پیشکش کی ہے، اور نہ ہی چودھری پرویز الہی صاحب کو انتخابات کے بعد چیف منسٹر پنجاب دوبارہ اپوائنٹ کرنے کی کوئی یقین دہانی کرائی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے جو اعلان کیا گیا کہ مجھے خود عمران خان نے کہا کہ جناب آپ آ جائیں، آپ ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں، ہم آپ کو پارٹی پریزیڈنٹ بنائیں گے، تو فواد چودھری صاحب نے عمران خان صاحب کی سے منسوب چودھری پرویز الہی صاحب کے بیان کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب اس طرح کی تو کوئی پیشکش ان کو کی ہی نہیں گئی کہ جناب آپ کو ہم پارٹی صدر بنائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب اپنے راستے کے یہ جو کانٹے ہیں ان کو ذرا چن چن کے سائڈ پہ کیا جائے اور اپنے لیے راستے کو ہموار کیا جائے، کیونکہ اب اس وقت عمران خان صاحب کی تمام تر امیدیں اور ان کے بیانیے کو آگے بڑھانے کا جو سارے کا سارا کردار ہے وہ فواد چودھری صاحب کے ذمے لگ چکا ہے، اور باقی کی تمام قیادت اس وقت فواد چودھری صاحب کے ہی پیچھے کھڑی ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں فواد چودھری صاحب کس طرح گوارا کریں گے کہ وہ کسی ایک ایسے شخص کو آگے آنے دیں جو ان کو پیچھے دھکیل دے، چاہے وہ پرویز خٹک صاحب ہوں، چاہے وہ اسد عمر صاحب ہوں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، یا چاہے وہ پرویز الہی صاحب ہوں۔ وقت کم ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، اور اس وقت کی کمی کو جو ہے اس کو بروئے کار لایا جائے تاکہ اس مقابلے کے اندر جو تمام کردار ہیں ان کو ایک ایک کر کر سائڈ پہ کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کا یہ جو خواب ہے عمران خان صاحب کے بعد نمبر 2 بننے کا وہ پورا ہوگا یا نہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ فیوچر سیٹ اپ کے اندر چیف منسٹر پنجاب بننے کی دوڑ میں بھی شامل ہوں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔